फैटी लीवर आजकल बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम बनती जा रही है। सोशल मीडिया पर भी लीवर से जुड़े हुए ऐसे बहुत से पोस्ट और वीडियोस वायरल होते रहते हैं जिनके पीछे की सच्चाई हमें नहीं पता होती। तो आज के हमारे सजग फैक्ट चेक वेबिनार में हम लीवर से ही जुड़े हुए कुछ पोस्ट और वीडियोस के पीछे की सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप देख रहे हैं सजग फैक्ट चेक वेबिनार। आज के हमारे इस वेबिनार में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अनुकल प्रकाश, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एट सीके बिरला हॉस्पिटल। हेलो डॉक्टर। हेलो वर्षा। वेलकम टू सजग वेबिनार। थैंक यू सो मच। इसके साथ ही हमारे साथ एक और डॉक्टर मौजूद हैं, डॉक्टर लवकेश आनंद, एसोसिएट डायरेक्टर एंड गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एट मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हेलो डॉक्टर। हाय। वेलकम टू सजग वेबिनार। थैंक यू। पहले तो डॉक्टर आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कि आज आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। तो सर, हम सेशन को शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि आज हम लीवर से जुड़े हुए जो भी पोस्ट और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं उनके पीछे की सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो मेरा सवाल है डॉक्टर लवकेश आपसे। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट है जिसमें वीक लीवर के 8 साइंस बताए गए हैं, जिसमें शामिल है बेड ब्रेथ, स्टिकी पूप, ड्राई आईज, ब्लरिंग विजन, नींद आने में प्रॉब्लम होना, ज्यादा ड्रीम्स आना, जल्दी थक जाना और हमेशा येलो पी। क्या ये सच में वीक लीवर के सिम्टम्स हैं? सेशन शुरू करने के लिए अच्छा सवाल था ये, क्योंकि लिवर का क्या है कि अधिकांश लोगों को पता ही नहीं होता कि उनका लिवर खराब है, क्योंकि ज्यादातर लोग एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। तो सबसे कॉमन जो है वो एसिम्प्टोमेटिक, मतलब कोई दिक्कत नहीं होती। सिर्फ जब कभी कोई टेस्ट कराएंगे तो उनको पता चलता है कि उनका लिवर में कोई प्रॉब्लम आया हुआ है। और अगर शुरुआती में अगर कोई किसी का वीक लिवर है तो कोई सिम्टम्स होते भी हैं तो वो बहुत ही नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं। नॉन स्पेसिफिक जैसे कि कमजोरी आना, थकावट रहना, गैस ज्यादा बनना, उल्टी उल्टी का मन, पेट में भारीपन रहना, पेट का एक बार में ठीक तरह से साफ ना होना। जो स्टिकी पूप था दैट इज मोरलेस ओके। कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि हाँ चिपचिपा सा आता है, फटा फटा सा स्टूल आता है। जो नींद का है वो जैसे जैसे अब लिवर डिजीज एडवांस्ड होती है वैसे वैसे हमारे कुछ सिम्टम्स बढ़ते हैं। तो उसमें हमारा जो आंखों का पीलापन होना, पेशाब का पीला होना, दैट इज इंडिकेटर ऑफ जॉन्डिस। तो वो एक एडवांस लिवर डिजीज में या जब ज्यादा हेपेटाइटिस स्टेज में आ जाता है उसका इंडिकेटर होता है। इनिशियल फैटी लिवर स्टेज में वो नहीं मिलता है। और अगर और ज्यादा लिवर खराब होता है, जिसको हम सिरोसिस बोलते हैं, जिसमें लिवर सिकुड़ जाता है, उसमें फिर पेट में पानी आना या पैरों में सूजन आना, खून का उल्टी होना, मोशन ब्लैक होना, नींद का ठीक से ना आना, रात को नींद ना आना या गफलत में बार बार चले जाना, उल्टा पुल्टा बोलना, ये सब चीजें होता है। आंखों का इस तरह ब्लरिंग होना इज नॉट अ वेरी कॉमन साइन और वेरी इंपॉर्टेंट साइन। इचिंग कुछ पेशेंट्स में हो सकती है। इचिंग कैन बी अ गुड साइन, कैन बी अ बैड साइन, बोथ होता है। एंड उसके अलावा जो मोशन का प्रॉब्लम है वो तो हो ही सकता है। तो ये एक मोरलेस ऐसा है जिसमें इट कैन वेरी फ्रॉम एसिम्प्टोमेटिक स्टेज इन द अर्ली स्टेजेस टू मेनी सिम्टम्स इन द एडवांस स्टेज। तो इस तरह हमारा सिम्प्टोमेटोलॉजी होती है। ओके, तो डॉक्टर आप इसको किस कैटेगरी में रखना चाहेंगे? हाफ ट्रूथ। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर लवकेश। डॉक्टर अनुकल, अब अगला सवाल मेरा आपसे है। सबसे कॉमन फैटी लिवर कौन सा होता है? सो फैटी लिवर 2 तरह का होता है, अल्कोहलिक फैटी लिवर और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। सो आज से अगर 20 साल पुरानी बात करें तो अल्कोहलिक फैटी लिवर इज मोर कॉमन, एंड एज वी आर वेस्टर्नाइजिंग, as the junk food is increasing in our diets, as this sedentary lifestyle has become more prominent, so non-alcoholic fatty liver has become more common as compared to alcoholic liver disease. हालांकि अभी 50-50 तो है, but non-alcoholic liver disease is becoming more common because of the faulty lifestyle in our country and throughout the world. ओके सर, जैसे आपने बताया कि इसका मेन कॉज लाइफस्टाइल हो सकता है, एम आई राइट? नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर का यस। ओके, एंड आई थिंक सर आजकल लोग अल्कोहल भी ज्यादा, उसका कंजम्पशन भी ज्यादा बढ़ गया है, तो फिर कैसे नॉन अल्कोहलिक ज्यादा इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि सेडेंटरी लाइफ, देखो ऐसा नहीं है अल्कोहलिक कंजम्पशन बहुत बढ़ रहा है, वो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारी जो लाइफस्टाइल है वो भी सेडेंटरी हो रही है। ओबेसिटी की प्रिवेलेंस सोसाइटी में बहुत बढ़ती जा रही है, जंक फूड का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। सो अल्कोहल
अगर आप 100 लोग को देखोगे उसमें से सारे तो अल्कोहल नहीं लेते हैं, तो 30% अल्कोहल लेते हैं, बट फैटी लिवर तो 100 लोगों में हो सकता है बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल. सो लाइफस्टाइल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. Alcohol is yes a very very big factor in that, but non-alcoholic fatty liver is equally important nowadays because of the faulty lifestyle. Alcohol is absolutely no, I agree to that, but lifestyle factors also are very important in causing fatty liver disease. बिल्कुल करेक्टली सेड. डॉक्टर लवकेश, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे सर ने अभी बताया कि एल्कोहलिक फैटी लीवर और नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर दो तरह के लीवर्स होते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एल्कोहलिक फैटी लीवर और नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है? सो देखिए, फैटी लिवर जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया कि जब हमारे लिवर में जनरली थोड़ा बहुत फैट होता है, बट जब भी 10% से ज्यादा उसके वेट से ज्यादा अगर फैट डिपोजिशन होता है, उसको हम जनरली फैटी लिवर बोलते हैं, which can be because of both the reasons, either it is alcohol और नॉन अल्कोहलिक. तो जो डिफरेंस है वो जनरली कॉज का ही है. ठीक है, एक बार फैटी लिवर में फैट जमा होना है, अगर वो अल्कोहल के कंजम्पशन की वजह से हो रहा है, जो ज्यादा कंजम्पशन, उसको हम अल्कोहलिक फैटी लिवर बोलते हैं. और अगर उसमें हमें हिस्ट्री नहीं मिलती है कि एक्सेसिव अल्कोहल लिया है और अदर कारण मिलते हैं जैसे कि शुगर, मोटापा, ट्राइग्लिसराइड्स, ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर के होते हैं. अब इसमें कई बार हमारे लिए प्रॉब्लम ये हो जाता है कि हमें हिस्ट्री अच्छे से नहीं मिलती है, क्योंकि पेशेंट का मानना ही नहीं होता कि वो अल्कोहल ज्यादा ले रहा है. तो इसमें हमारे लिए कुछ गाइडलाइंस तो ऑल्दो हैं, जिसमें जो हमारे कितना अल्कोहल का सेवन लिवर को खराब करता है, ऑल्दो ये कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है. ऐसा नहीं है कि उन्हीं को होगा, क्योंकि अगर जनरली आप जानना चाहें तो एक यूनिट जो हम अल्कोहल बोलते हैं वो अमाउंट ऑफ अल्कोहल है जिसमें 14 ग्राम अल्कोहल होता है, चाहे वो बियर से हो, विस्की से हो, वाइन से हो, वोडका से हो, किसी से भी. तो ऐसा एक यूनिट मेल और फीमेल में अलग है. तो अगर 14 यूनिट एक हफ्ते में मेल लेगा या 7 यूनिट एक फीमेल एक हफ्ते में अल्कोहल लेती हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो उनके चांसेस ऑफ हैविंग अल्कोहलिक लिवर डिजीज इंक्रीजेस. तो ये एक क्रॉनिक इनटेक का है. एक और जो हमारे में होता है उसको हम बिंज ड्रिंकिंग बोलते हैं, जिसमें 2 घंटे में 5 यूनिट मेल्स या 4 यूनिट फीमेल्स अगर पी लेती है, तो उतना हमारा अमाउंट अल्कोहल का बढ़ जाता है बॉडी में, जो लिवर खराब कर सकता है. तो रीसेंट जो हमारा डेटा है वो ये कह रहा है कि जो बिंज ड्रिंकिंग है, जो लोग पार्टीज में एक साथ बहुत सारा पी लेते हैं, वो ज्यादा नुकसान करता है रादर देन स्लोली, बट दोनों ही नुकसान है. तो इस बिना पे अगर हम ये मानते हैं कि किसी को इतना अल्कोहल ले रहे हैं और फिर डिजीज हुआ, देन वी विल कंसीडर एज अल्कोहलिक फैटी लिवर. और अगर हिस्ट्री नहीं है, डायबिटिक है, ओबीस है, तो जनरली अगर किसी 1/3 पॉपुलेशन को फैटी लिवर होने के चांसेस रहेंगे. लेकिन अगर कोई डायबिटिक है या कोई ओबीस है, तो उसमें 80 to 90% चांसेस हो जाते हैं फैटी लिवर होने के. और ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है. इनके सिम्टम्स सेम रहेंगे. अब प्रोग्नोसिस में थोड़ा ये फर्क आता है कि जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज वाले पेशेंट्स हैं, उनमें हार्ट की समस्याएं ज्यादा आती हैं आगे चल के, और उसी से मोर्टेलिटी वगैरह होने के भी चांसेस रहते हैं. और दूसरी तरफ जो अल्कोहलिक लिवर डिजीज वाले पेशेंट्स हैं, उनमें मैलिग्नेंसीज बहुत कॉमन होते हैं, तो उससे उनकी डेथ होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, बट अदरवाइज सेम होता है. मतलब फैटी लीवर आपकी बॉडी के अदर पार्ट्स को भी डैमेज कर सकता है? जी. सो एक्स्ट्रा हेपेटिक मैनिफेस्टेशन दोनों ही केसेस में, अल्कोहलिक एंड नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज में, दोनों में ही बहुत कॉमन होते हैं. और रादर हमारे हेड से लेकर टो तक कोई भी ऐसा ऑर्गन है नहीं है जो खराब नहीं हो सकता एक्सेस अल्कोहल लेने से या आपके शुगर और ओबेसिटी होने से. तो किसी को अगर ब्रेन में आप कहें तो इवन कोर्साकॉफ होता है, मेमोरी लॉस होता है, कन्फैबुलेशन हो सकता है, आंखें खराब हो सकती हैं, मुंह में छाले हो सकते हैं, हार्ट में कार्डियोमायोपैथी हो सकती है, धड़कनें हमारी तेज और धीरे हो सकती है, इनफर्टिलिटी हो सकती है, गोनाड्स, चेस्ट में मेल्स में गायनेकोमेस्टिया हो सकता है, पेट में पैंक्रेटिस हो सकता है, अल्सर्स हो सकते हैं. तो ये बहुत सारे हमारे बॉडी के, इवन पैरों की नसें कमजोर हो सकती हैं. तो ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट कैन गेट अफेक्टेड both by alcohol and by non-alcoholic fatty liver disease. और रादर एक ये माना जाता है कि जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है वो एक फर्स्ट स्टेप है, जिसमें अगर हम उसी समय रोक दें तो आगे चल के उस पेशेंट को होने वाले हार्ट की और स्ट्रोक की जो संभावनाएं हैं उसको हम कम कर सकते हैं.
क्योंकि इन्हीं पेशेंट को आगे चल के ये बीमारियां होंगी। तो कई बार हम इसको इग्नोर कर देते हैं कि फैटी लिवर तो सबको होता है, लेकिन अगर हमने उसी स्टेज पे हमने कंट्रोल कर लिया हो तो आगे चल के ये वाली प्रॉब्लम से भी हम उस पेशेंट को बचा सकते हैं। ओके, बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर। डॉक्टर अनुकल्प, अब मेरा अगला सवाल आपसे है। एक और पोस्ट हमारी फैक्ट चेक टीम को मिला जिसमें फैटी लीवर के ज्यादा चांसेस इन लोगों में होते हैं, उसके कुछ क्राइटेरियाज दिए गए हैं, जिसमें शामिल है अगर आप ओवरवेट हैं, यानी कि अगर आप ओबीज हैं तो आपको फैटी लीवर हो सकता है, हाई बीपी वाले लोग, डायबिटिक पेशेंट्स, हाई कोलेस्ट्रॉल वाले लोग, ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करने वाले, और बिना किसी कॉज के भी फैटी लीवर हो सकता है। क्या ये जो दावा है, जो स्टेटमेंट है, वो सच है? देखा गया है जो भी दो तरह का, जैसा बताया कि अल्कोहलिक फैटी लिवर है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज होती है। सो जो अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है, एज नेम सजेस्ट्स, इट इज बिकॉज ऑफ द अल्कोहल। एंड जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है वो कॉमन है डायबिटिक्स में, जो ओबीज हैं, जिनके ट्राइग्लिसराइड एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हाई रहते हैं, या जिनके प्री ओबेसिटी की तरफ हैं, प्री डायबिटिक्स हैं, तो उन लोगों में फैटी लिवर डिजीज ज्यादा होने की संभावना होती है। बेसिकली होता क्या है कि जो आप कैलोरीज इनटेक कर रहे हैं, जो आप खाना खा रहे हैं, वो सारी कैलोरीज इवेंचुअली मेटाबॉलिज्म के द्वारा फैट में कन्वर्ट होती है, और लिवर है उस एक्स्ट्रा फैट का स्टोर हाउस। तो जब भी लिवर के अंदर वो फैट डिपोजिशन की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, जिसको हम फैटी लिवर बोलते हैं। सो द अमाउंट ऑफ कैलोरीज वी आर कंज्यूमिंग, if we are not able to burn it out, then the fatty liver disease is going to happen. So diabetics के अंदर, obese patients के अंदर, जिन लोगों में genetically triglyceride levels और cholesterol levels ज्यादा रहते हैं, तो उनमें लिवर में फैट कंटेंट बढ़ जाता है, जिसके कारण फैटी लिवर होने की संभावना होती है। तो ये बिल्कुल फैक्ट है। ओके, तो आप इस स्टेटमेंट को किस कैटेगरी में रखना चाहेंगे? फैक्ट। ओके, डॉक्टर लवकेश, अब अगला सवाल मेरा आपसे है। फैटी लीवर, जैसे अभी सर ने बताया कि लाइफस्टाइल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है फैटी लीवर के पीछे, और आपने भी बताया था कि अगर आप अल्कोहल ज्यादा कंज्यूम करते हो तो भी आपको फैटी लीवर हो सकता है, लेकिन क्या जेनेटिक फैक्टर्स का भी कोई रोल होता है इसमें? जी, जेनेटिक फैक्टर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। रादर हम लोगों का ये मानना है कि लाइफस्टाइल जो है, both are a part of lifestyle only. Alcohol intake is a part of lifestyle and your sedentary lifestyle, khana is a lifestyle. So lifestyle affects those individuals who are genetically predisposed to have fatty liver. ठीक है, इसका हमारा अगर उदाहरण दिया जाए, सबसे कॉमन तो ये है कि अगर फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव हो, अगर आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स को शुगर हो, फैटी लिवर हो, then you have a higher chance to have fatty liver, to have diabetes, and that too 10 years earlier when they started having. So let's say an example कि किसी के पेरेंट को 40 साल या 45 साल की उम्र में शुगर स्टार्ट हुई और फैटी लिवर हुआ, तो उस इंडिविजुअल को 10 साल पहले, लेट्स से अराउंड 30s में ही शुगर होने की भी और फैटी लिवर होने की भी संभावना काफी हाई रहेगी। तो हम जीन्स चेंज नहीं कर सकते। तो दैट्स व्हाई वी आस्क देम, the only thing that they can do is to keep themselves underweight, not even normal weight. इसके अलावा ये एक और जो इम्पोर्टेंट है कि हर एक की बॉडी का जो मैकेनिज्म है टू डाइजेस्ट, टू मेटाबोलाइज फैट एंड शुगर इज डिफरेंट। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारे कुछ स्पेसिफिक जीन्स भी होते हैं इसमें, जैसे PNPLA3 करके हैं, तो मे बी करता है। सो इसमें एक एग्जाम्पल जो हमारे देश में पर्टिकुलरली दिया जाता है वो एक लीन नैश का है। लीन नैश मतलब आदमी पतला लीन है लेकिन फिर भी उसको फैटी लिवर है। तो ये एंटिटी इंडियंस में काफी ज्यादा देखी गई, एंड इसका भी रोल प्रीडोमिनेंटली जीन्स से ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपके पास जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड है तो हर आदमी जो मोटा है उसका लिवर खराब नहीं होता, हर आदमी जो अल्कोहल लेता है उसका लिवर खराब नहीं होता। तो सिर्फ उन लोगों में जिनका जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है तो उनमें ज्यादा होता है। तो ये दोनों का इंटरप्ले है, तो इसीलिए चीजें इंपॉर्टेंट है। और डॉक्टर, किस एज में ज्यादा होने का रिस्क होता है? तो ये एक बहुत ही एक गलत नोशन है जो बोला जाता है कि फैटी लिवर सिर्फ बड़ों में हो सकता है। आजकल का ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 40 इयर्स जितना अर्बनाइजेशन हो रहा है और जो हमारे ईटिंग हैबिट्स चेंज हुए हैं, तो ये बचपन से ही शुरू हो जा रहा है। इवन हमारे पास काफी बच्चे आते हैं जिनको फैटी लिवर हुआ है, और कारण यही है कि सबसे कॉमन सेडेंटरी लाइफस्टाइल, थोड़े काउच पोटैटोज हो गए हैं बच्चे, आउटडोर गेम्स कम खेलते हैं, वीडियो गेम्स या हमारे मोबाइल गेम्स में ज्यादा लगे हुए हैं,
देन आर्टिफिशियल जो फ्रक्टोज हैं, जो स्वीटेंड प्रोडक्ट्स हैं, या जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स हैं जो काफी ज्यादा यूज किए जाते हैं, जो एनर्जी रिच होते हैं, जिसमें हाई अमाउंट ऑफ शुगर, सॉल्ट, फैट होता है, इन सब का सेवन बढ़ गया है, फाइबर्स का इंटेक कम हो गया है। तो इन सब चीजों की वजह से शुरू से ही बच्चों में वो टेंडेंसी आ गई है, और इवन टिल द टाइम दे रीच देयर 20s और अर्ली 30s उनका लिवर तो सिरोसिस तक पहुंचने लग गया है। सो इट्स नॉट कि बच्चा हमारा छोटा है, थोड़ा प्लम्प है, तो हम खुश होना है कि चलो हमारा बच्चा गोलू मोलू है, हमें वो नहीं। बच्चा शुड बी हेल्दी, शुड बी फिट एंड शुड हैव अ हेल्दी लाइफस्टाइल सिंस द बिगनिंग, पर्टिकुलरली अगर फैमिली हिस्ट्री है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर लवकेश। डॉक्टर अनुकल्प, अब मेरा आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या फैटी लीवर को कंप्लीटली रिवर्स किया जा सकता है? इसका आंसर बिल्कुल बिग हाँ है। ओके, इट इज, वो डिपेंड करता है कि हम फैटी लिवर को किस स्टेज पे डिटेक्ट कर रहे हैं। तो पहला स्टेज है NAFLD, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। दूसरा है NASH, नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस, मतलब लिवर के अंदर थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन हो गया। और थर्ड स्टेज सिरोसिस है। तो अगर हम पहले जाग जाते हैं NAFLD या NASH की स्टेज पे, हम उसको डिटेक्ट करते हैं, तो ये कंप्लीटली रिवर्सिबल है बाय चेंजिंग देयर लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल चेंज करने का मतलब है start doing exercises. At least recommendation says कि 45 minutes of brisk walk or exercise 5 days a week करनी है हर इंसान को. And fatty meals should be reduced. Artificial sweeteners and junk food should be reduced in their diets. And if somebody is diabetic, diabetes control करना बहुत जरूरी है. जो लोग प्री डायबिटिक्स हैं, प्री डायबिटिक्स को ये सजेशन है कि एक्सरसाइज करके, डाइटरी चेंजेस करके, अगर वो दे कैन रिड्यूस देयर शुगर लेवल्स बिलो 5 HbA1c लेवल बिलो 5.7 एंड दैट हैज बीन शोन टू रिड्यूस द फैटी लिवर कंटेंट. एंड अगर कोई ओबीज है तो वेट लॉस करके, एक्सरसाइज करके वेट लॉस करें, जिससे कि फैटी लिवर कंप्लीटली रिवर्स हो सकता है. एंड अल्कोहलिक फैटी लिवर की बात है तो उसमें अल्कोहल बंद करके इसको डेफिनेटली रिवर्स करा जा सकता है. बट मोटिवेशन की जरूरी है. मोस्ट ऑफ द पेशेंट शुरू में बहुत एग्रेशन शो करते हैं जब हम उनको समझाते हैं, बट आफ्टर 1 month 2 months they lose their motivation and gradually they come back to with the same kind of liver disease and obesity. So सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसको परसिवरेंस, तो आपको उसमें लगे रहना पड़ेगा, क्योंकि एक दिन में नहीं हुआ है तो एक दिन में रिवर्स भी नहीं होगा. इट्स अ स्लो प्रोसेस. इट टेक्स इयर्स टू डेवलप and it cannot come down in 1 month or 2 months. It's a long journey. So at least 6 महीना साल हमें लग के काम करना पड़ेगा अपनी बॉडी पे, और एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, डाइटरी चेंजेस करने पड़ेंगे, शुगर कंट्रोल करना पड़ेगा, एंड फाइबर इंटेक को बढ़ाना पड़ेगा, फैटी मील्स को डिक्रीज करना पड़ेगा. So that is how it can definitely be reversed. Theoretically yes, practically थोड़ा मुश्किल है, but नामुमकिन नहीं है. Definitely करा जा सकता है. बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर. डॉक्टर लवकेश, अब अगला सवाल मेरा आपसे है. तो सोशल मीडिया पर एक पोस्ट हमें एक्चुअली मिला जिसमें फैटी लीवर के 4 स्टेजेस बताए जा रहे हैं. अब मैं आपसे एक एक करके एक स्टेज आपको बताऊंगी और उसमें बताया गया है कि कौन सी स्टेज रिवर्सिबल है और कौन सी नहीं है. तो जो सबसे पहली स्टेज उन्होंने बताई है, वो उन्होंने बताई है सिंपल फैटी लीवर, जो कि रिवर्सिबल है. क्या एक्चुअल में रिवर्सिबल होती है सिंपल फैटी लीवर स्टेज? ट्रू, ये सही है. ओके, और उसमें बताया गया है पोस्ट में कि आप अपने डाइट और एक्सरसाइज से इसको रिवर्स कर सकते हैं. बिल्कुल ठीक. ठीक है. सेकेंड स्टेज जो बताया गया है वो है नैश, जिसका मतलब होता है कि फैट आपके जो बॉडी में डिपॉजिट हो गया है और इन्फ्लेमेशन कॉज कर रहा है वो. तो ये जो स्टेज है वो भी बताया गया है कि ये भी रिवर्सिबल है. ठीक बोल रहे. ओके, एंड स्टेज 3 है फाइब्रोसिस, जिसमें है कि लीवर में आपके स्कार्स हो रहे हैं, लेकिन ये स्टेज रिवर्सिबल तो है, बट आपको बहुत जल्दी ध्यान देने की जरूरत है. ये बात सही है. ओके, फिर इसके बाद है स्टेज नंबर 4, जिसको सिरोसिस बताया गया है, और लीवर में बहुत सारे स्कार्स हो गए, मतलब बहुत सारे टिश्यूज आपके जो है वो डैमेज हो रहे हैं. ये रिवर्सिबल नहीं होता. क्या इसमें सच्चाई है? जी बिल्कुल, ये भी सच. ओके, तो ओवरऑल ये जो पोस्ट है आप किस कैटेगरी में रखना चाहेंगे? ट्रू. ओके, डॉक्टर एक और सवाल मेरा आपसे है. जब हम लीवर रिवर्सिबल की बात करते हैं, जैसे अभी डॉक्टर ने बताया था कि आपको अपनी लाइफस्टाइल में बहुत सारे चेंजेस करने की जरूरत है, एक्सरसाइज करें, अच्छा खाएं, और
आप अगर फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं तो भी आपका लीवर डैमेज हो सकता है। मैं आपसे जानना चाहूंगी ऐसे कौन से फूड आइटम्स हैं जो लीवर हेल्थ को प्रमोट करते हैं? देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हमारे खाने में फाइबर का इंटेक बढ़ना चाहिए। तो हाई फाइबर डाइट इज गुड, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इंटेक होना चाहिए, रादर बैलेंस डाइट इज मोर इम्पोर्टेंट। जो एक अच्छी डाइट मानी जाती है वर्ल्ड वाइड, एक मेडिटेरेनियन डाइट होती है विच इज कंसिडर्ड गुड, जिसमें एक गुड अमाउंट ऑफ नट्स, लेग्यूम्स, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड द थिंग्स आर देयर। तो ये चीजें हैं। अगर कोई एक बेवरेज पूछना चाहते हैं जो लिवर को अच्छा करता है, तो कॉफी इज कंसिडर्ड टू बी गुड फॉर लिवर, बट ऑफ कोर्स सब चीजों का एक लिमिटेड अमाउंट है। ऐसा नहीं है कि कॉफी पीते रहेंगे तो लिवर ठीक हो जाएगा, उसके अपने भी साइड इफेक्ट्स हैं। सो ये सब चीजें हैं। एंड जो अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि जो जो चीजें हमको अवॉइड करनी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वी हैव टू अवॉइड हाई कार्ब्स, सैचुरेटेड फैट की जगह कुछ हमारे अनसैचुरेटेड फैट्स हमको रिप्लेस करने हैं। एंड जो स्वीटेंड है, जो हमारे ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड फ्रूट्स हैं, ये सब चीजें बिल्कुल अवॉइड करनी है। तो इससे हम अपना लिवर इम्प्रूव कर सकेंगे। ओके, और डॉक्टर जो फाइब्रोसिस और सिरोसिस की स्टेज होती है उसमें मेन डिफरेंस क्या होता है? तो दीज बोथ आर अ पार्ट ऑफ अ स्पेक्ट्रम ऑफ द सेम डिजीज। तो क्या होता है, जैसे आपने जो स्टेज 1 बताया जिसमें सिर्फ फैट का डिपोजिशन था, जो फैटी लिवर का है, धीरे धीरे वो फैट इन्फ्लेमेशन बनाता है। इन्फ्लेमेशन मतलब एक सूजन बनाने लग जाता है, इंजरी करने लग जाता है लिवर को, जो सेकंड स्टेज वाली थी। अब जैसे हमारा हाथ में देखे कि चोट लगती है, जब चोट हील होती है तो एक स्कार सा बन जाता है। ऐसे ही लिवर में जब जब इन्फ्लेमेशन होती रहेगी एक स्कार बनता है। लिवर में बहुत अच्छी रीजनरेटिव कैपेसिटी होती है। जैसे हमारा छिपकली की पूंछ होती है, वो कट जाती है, वो रीजनरेट, ऐसे ही लिवर वो कट जाता, मतलब जब इंजरी होती है वो रीजनरेट हो जाता है, लेकिन उसकी भी कैपेसिटी है। तो जब जब चोट होता रहेगा वो एक स्कारिंग करेगा। वो जो स्कार है उसको हम स्टेज ऑफ फाइब्रोसिस बोलते हैं। जब हमारी स्कारिंग इतनी ज्यादा, क्योंकि बार बार इंजरी हो रही है, कोई आदमी बार बार अल्कोहल ले रहा है या फैट कम ही नहीं कर रहा, बार बार उसमें शुगर और इसकी वजह से इंजरी हो रही है, तो वो लिवर इतना ज्यादा स्कार्ड हो जाएगा कि वो सिकुड़ जाता है, छोटा हो गया, और वो इतना हो गया कि वो नॉर्मल डे टू डे जो हमारा लिवर का काम है वो भी नहीं कर पा रहा। वो जो एडवांस स्टेज ऑफ स्कारिंग है उसको हम सिरोसिस बोलते हैं, जो कि इरिवर्सिबल है। तो अगर आप साधारण भाषा में समझें तो नॉर्मली जो हमारा लिवर है एक बिल्कुल स्पॉन्ज की तरह होता है, लेकिन सिरोसिस स्टेज में हो जाता है, इट बिकम्स एज हार्ड एज अ वुड। तो उसमें वो बिल्कुल सिकुड़ जाएगा, नोडुलर सा हो जाएगा। तो ये दोनों ही एक स्पेक्ट्रम है। जो अर्ली स्टेजेस हैं ऑफ स्कारिंग, दैट इज द स्टेज ऑफ फाइब्रोसिस, जो कि एज द स्टेज एडवांसेस इट बिकम्स सिरोसिस, व्हिच इज एन इरिवर्सिबल स्टेज ऑफ लिवर डिजीज। ओके, एंड कितने चांसेस होते हैं कि सिरोसिस स्टेज में पेशेंट को बचाया जा सकता है? बचाया जा सकता, अगेन इज अ वेरी थियोरेटिकल क्वेश्चन, कि ऐसा नहीं है कि जितने सिरोटिक हैं उनका 100% मोर्टेलिटी होगी। ऑफ कोर्स उस स्टेज में, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि ज्यादातर एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, तो लोगों को कई बार पता भी नहीं चलता है कि उनको फैटी लिवर हो गया। ज्यादातर हमारे पास पेशेंट कई बार आते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, इनिशियली सिरोसिस स्टेज में ही पाए जाते हैं। एक पेशेंट को सिरोसिस होने में 10 से 12 साल लगते हैं, एक दिन में नहीं होता है। लेकिन अगर उस स्टेज में आकर भी अगर वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन शुरू करता है तो एटलीस्ट हम डिजीज को उस स्टेज पे रोक सकते हैं। तो सिरोसिस के भी डिफरेंट स्टेजेस हैं। देयर आर अर्ली स्टेजेस जिसमें कोई सिम्टम नहीं होगा, एंड लेट स्टेजेस जो डिकॉम्पनसेटेड स्टेज है जिसमें सिम्टम्स आने शुरू होते हैं। तो अगर हम अर्ली स्टेजेस में भी उसको हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना शुरू कर दे, वेट लॉस करें, तो उससे उसकी डिजीज उस स्थिति पे रुक सकती है और वो अपना नॉर्मल लाइफस्टाइल जी सकता है। जैसे अल्कोहल छोड़ने वालों में भी रिवर्सिबिलिटी देखी गई है। तो नॉर्मल ना हो, लेकिन अगर अर्ली स्टेज में भी आ जाएगा, दे कैन लिव देयर नॉर्मल लाइफ। बिल्कुल, परफेक्टली सेड। डॉक्टर अनुकल्प, अब अगला सवाल मेरा आपसे है। एक वीडियो में अगर आपका लीवर फैटी हो गया, चाहे वो किसी भी कारण से हुआ, अगर अल्कोहल से हुआ है या किसी भी वजह से हुआ है, तो उसको साफ करने के लिए कुछ टेक्निक बताई गई, होम रेमेडी बताई गई एक्चुअली। तो उसमें बताया गया कि आपको 5 चीजें लेनी है। बीट रूट लेना है आपको, अदरक लेना है, गाजर लेना है, उसके बाद धनिया के कुछ पत्ते लेने हैं और नींबू का रस लेना है। उसको काट के आपको एक मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे से उसका जूस बना लेना है और आपको पीना है इसको रोज सुबह खाली पेट। 3 दिन तक इसको आप लगातार पिए। इससे आपका लीवर एकदम ब्रांड न्यू लीवर की तरह काम करेगा। ये जो चीज है ये कितनी सही है? देखो, ये फेक दावा है।
जैसा मैंने Okay. पहले बताया कि फैटी लिवर डिजीज कोई एक दिन की डिजीज नहीं है, इट हैज डेवलप्ड ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स। 8-10 साल 12 साल लगते हैं, जैसा डॉक्टर लवकेश ने भी बताया। सो 3 दिन अगर ये जूस पीने से अगर फैटी लिवर ठीक हो जाता तो क्या बात ही क्या होती, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन क्योंकि ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, लाइफस्टाइल चेंज करने से रिवर्स करा जा सकता है। और ये जो जूस बताया गया है उसके अंदर नेचुरल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ही हैं, तो दे एक्ट लाइक एंटीऑक्सीडेंट्स। सो एंटीऑक्सीडेंट्स का रोल है लिवर फैट को कम करने के लिए और लिवर के इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए। बट वो 3 दिन में कोई ऐसा मैजिकल इफेक्ट हो जाएगा, ये बिल्कुल एब्सोल्युटली मिथ है। अगर लॉन्ग टर्म ग्रीन लीफी वेजिटेबल हम बोलते ही हैं, तो आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल ले रहे हो या उसका जूस निकाल के ले रहे हो, सो वो उनका पर्पस ऑफ गिविंग ग्रीन लीफी वेजिटेबल इज बिकॉज दे हैव हाई एंटीऑक्सीडेंट रोल। सो एंटीऑक्सीडेंट्स जो है कि आपके लिवर की इंजरी को कम करते हैं फैट के कारण, एंड लिवर में फैट कंटेंट को भी कम करते हैं। तो पार्शियली इस तरह से हो सकता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म लेंगे शायद तो बेनिफिशियल हो सकता है, बट 3 दिन में लिवर फैटी खत्म हो जाएगा, दिस इज एब्सोल्युटली। तो मैं वही बोल रही थी कि ऐसे बहुत से लोग होते हैं उनको कुछ चीजें सूट ही नहीं करती हैं, तो उनको क्या चीजें मेक श्योर करनी है? पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी है। देखो, किसी को भी पहली बार अगर फैटी लिवर डिजीज पता चलती है, मोस्ट ऑफ द टाइम जैसा डॉक्टर लवकेश ने बताया कि कोई सिम्टम नहीं होता है इस डिजीज का। ये हमें जो भी इंसान डायबिटिक्स हैं, ओबीज हैं या सेडेंटरी लाइफस्टाइल लीड करते हैं, तो उनको मेरा सजेशन हमेशा होता है कि आफ्टर 20-30 इयर्स ऑफ एज दे शुड get their routine blood test annually at least. So अगर उसमें liver dysfunction आती है तो फिर उन्हें अपने फिजिशियन से या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए और एक अल्ट्रासाउंड और एक फाइब्रो स्कैन कराना चाहिए। तो अल्ट्रासाउंड हमें रफली आइडिया देता है कि लिवर में फैट कंटेंट कितना है, और इसका एक्यूरेट जो डिसीजन है या मेजरमेंट है वो फाइब्रो स्कैन नाम का एक इन्वेस्टिगेशन होता है, जो कि हमें बताता है कि लिवर में कितना फैट कंटेंट है एक्चुअली, और उसकी कारण फाइब्रोसिस कितना हुआ है, और अर्ली सिरोसिस में तो नहीं है पेशेंट। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एनुअली आप अपने हेल्थ चेकअप्स करें। अगर उसमें LFT डिरेंज आ रहा है और अल्ट्रासाउंड में फैटी लिवर का डिटेक्शन है, तो आपको एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, सो दैट ही कैन एडवाइज यू कि हाउ टू गो अबाउट इट एंड क्या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करने हैं और आपके डाइटरी चेंजेस क्या करने हैं। और कुछ दवाइयां भी अभी आ गई हैं जो कि फैटी लिवर को रिवर्स करने में मदद करती हैं, एंड अभी बहुत सारी दवाई पाइपलाइन में भी हैं। सो researches are going on fatty liver disease because this has become as epidemic nowadays because of the lifestyle and because of the obesity and all other problems in the society. So definitely अपने निकटतम डॉक्टर से कंसल्ट करना एक बेटर आइडिया है rather than relying on this kind of reels and videos. Okay. थैंक यू सो मच डॉक्टर अंकल। डॉक्टर लवकेश, अब अगला सवाल मेरा आपसे है। एक पोस्ट में बताया जा रहा है कि अगर आपको फैटी लीवर है तो आपको ग्रीन टी नहीं पीनी है, क्या ये बात सही है? सही है, मतलब मुझे अच्छा लगा किसी ने ये लिखा कि सही। अच्छा, बिल्कुल। ज्यादातर होता है कि ग्रीन टी पियो और वो ठीक हो। सो जैसे पिछले वाले में भी जैसे डॉक्टर साहब ने बोला था कि हमारे देश में ये जो नुस्खे हैं ना, ये बहुत जल्दी आ जाते हैं, स्पेशली लिवर के रिलेटेड तो बहुत ही सारे नुस्खे हैं, और लोग फिर डॉक्टर से मिलने की जगह सबसे पहले ये सारे नुस्खे अपनाने लग जाते हैं, और वो भी हैवी मात्रा में। अब पीछे का अगर मैं आपको एक हिस्ट्री दूं तो एक पेशेंट वो जो सुबह जूसेस वगैरह ऐसा ही होगा जैसे आपने बताया कि वो पार्क के सामने मिलते हैं, वो रोज लीटर रोज सुबह पिया करते थे, और हमारे पास ब्लड वॉमिटिंग के साथ आए, उसने पूरा उनका फूड पाइप छिला दिया। सो ऑल दीज थिंग्स आर नॉट एट ऑल एडवोकेटेड। सो कमिंग बैक टू द ग्रीन टी, तो ग्रीन टी एक क्या होता है, मतलब इट्स एन अनफर्मेंटेड प्रोडक्ट जो कि यूज में इसलिए आया था बिकॉज ऑफ दिस अनफर्मेंटेशन। उसके जो एंटीऑक्सीडेंट पॉलीफिनोलिक जो कैटिकॉल्स है ना, वो प्रिवेंट हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से वो देखा गया कि उसके काफी मेडिसिनल वैल्यूज हैं क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट, तो वो इसलिए काफी सारे कैंसर्स में उसको एडवोकेट किया गया कि वो लो और उसमें हेल्प करेगा। बट जो किसी ने नहीं बताया इन लोगों को कि
काफी सारे मोर देन 100 इंस्टेंसेस हैं जिसमें इस ग्रीन टी से हेपेटोटॉक्सिसिटी हुई है, मतलब लिवर पे इंजरी हुई है। अब जब ये लिवर पे इंजरी करेगा तो ये एक्यूट हेपेटाइटिस लाइक मैनिफेस्टेशन कर सकता है, जिसमें पेशेंट को पेट दर्द, उल्टी, भूख ना लगना और इवन जॉन्डिस तक हो सकता है। या फिर सिर्फ लिवर के एंजाइम्स, जो हमारे LFT होता है, लिवर फंक्शन टेस्ट, उसमें हमारा एक SGOT, SGPT, AST, ALT होता है जो कि काफी मात्रा में बढ़ जाता है, तो वो कर सकता है। ये क्यों माना गया कि इसी ने किया? क्योंकि ये देखा गया कि जब ग्रीन टी को बंद कर दिया गया वो इम्प्रूव हो गया, और अगर फिर से स्टार्ट किया तो फिर से बढ़ गया। इवन कुछ हमारे केस रिपोर्ट्स ऐसे भी हैं जिसमें एक्यूट लिवर फेलियर भी हुआ इस ग्रीन टी से। एक्यूट लिवर फेलियर क्या है? जिसमें लिवर तेजी से इतना खराब हो जाता है कि अगर तुरंत लिवर को बदला ना गया, ट्रांसप्लांट ना गया, तो पेशेंट को बचाना मुश्किल हो जाता है। दिस इज कॉल्ड एक्यूट लिवर फेलियर, एंड वन ऑफ द cause that was found in few of the studies is also green tea. तो थोड़ा थोड़ा कभी लिया is okay, but अगर large amount में green tea लिया जा रहा है तो that it should be told to these general public that it can cause liver injury, it can cause hepatotoxicity, and they should be aware. हर एक चीज जो बोली जा रही है ऐसी नहीं है कि उसको आप भारी मात्रा में आराम से ले सकेंगे और वो कुछ नहीं करेंगे। तो ये पोस्ट बिल्कुल ठीक है। जिनको स्पेशली अगर हमारा लिवर में कोई इंजरी है, दे शुड अवॉइड ऑल दीज थिंग्स व्हिच आर नॉट प्रूवन। इनका कोई हमारे पास प्रूवन नहीं है, रादर इंस्टेंसेस हैं कि वो खराब करते हैं। ओके डॉक्टर, इससे जुड़ा एक और सवाल है मेरा कि लीवर के लिए किस टाइप के ड्रिंक्स ज्यादा इफेक्टिव होते हैं? हॉट ड्रिंक्स ज्यादा अच्छे होते हैं या कोल्ड ड्रिंक्स टाइप के जो ड्रिंक्स होते हैं वो ज्यादा अच्छे होते हैं? अब कोल्ड ड्रिंक का मतलब आपका सॉफ्ट ड्रिंक से है? नो सर, सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं, मतलब जैसे हम अगर ल्यूक वार्म वाटर पीते हैं लेकिन फिर हम नॉर्मल वाटर पीते हैं, तो क्या चीजें ज्यादा इफेक्टिव रहती हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि ल्यूक वार्म वाटर से ही हमारे लिए बेनिफिशियल है या ठंडा से हमारे ज्यादा रहेगा। नॉर्मल प्योर वाटर जिसमें कोई एडल्ट्रेशन ना हो, एंड ऑफ कोर्स एक्सट्रीम्स ऑफ बोथ आर बैड। बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं लेना चाहिए, बहुत ज्यादा ठंडा भी नहीं लेना चाहिए, बट अदरवाइज कोई ऐसा डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर। डॉक्टर, एक और मेरा सवाल था, क्या वेट लॉस से फैटी लीवर को रिवर्स किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। जैसे हमने ये बताया कि कॉमन कारण ही हमारा ओबेसिटी, शुगर, इंसुलिन रेजिस्टेंस एक होता है जो कि मोटापे के साथ आता है, ट्राइग्लिसराइड्स के साथ आता है, तो उसके साथ फैटी लिवर होता है। तो द ओनली थिंग व्हिच हैज प्रूवन द बेस्ट रिजल्ट इज अ परसिस्टेंट एफर्ट टू रिड्यूस वेट। और इस वेट लॉस में डिफरेंट परसेंटेज ऑफ वेट लॉस कैन रिवर्स। सपोज पेशेंट को, जैसे हमने स्टेजेस बात करी थी, तो अगर स्टेज नहीं था जिसमें सिर्फ फैट है तो इवन 5% वेट लॉस कैन हेल्प रिवर्स। लेकिन अगर नैश स्टेज में आ गया तो एटलीस्ट 7% वेट लॉस हमें करना है टू स्टार्ट रिवर्सिंग दैट नैश स्टेज। और अगर स्कारिंग स्टार्ट हो गई है, फाइब्रोसिस स्टेज में आ गया, स्टेज 3 जो कि प्री सिरोटिक होता है, उसमें मिनिमम 10% ऑफ वेट लॉस हमको करना है। और इस वेट लॉस से शर्तिया पेशेंट का इंप्रूवमेंट होता है। लेकिन जैसे कि पहले डॉक्टर अनुकल्प ने बताया कि वो परसिस्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि शुरू में किया और फिर छोड़ दिया, क्योंकि इन लोगों में टेंडेंसी रहेगी टू गेन वेट ऑल्सो, टू हैव दिस फैटी लिवर। तो ये जो एफर्ट्स हैं ये इनको लाइफ लॉन्ग करने हैं। दे हैव टू डिक्रीज वेट इनिशियली एंड दे हैव टू मेंटेन दैट वेट ऑल्सो। दे कांट अलाउ दैट वेट टू इंक्रीज फर्दर। तो ये चीजें इनका करना ही। बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर। डॉक्टर अनुकल्प, अब अगला सवाल मेरा आपसे है, जो हेपेटाइटिस डी होता है वो क्या होता है, उसके क्या सिम्टम्स होते हैं? देखो, हेपेटाइटिस डी एक वायरस है, एक आरएनए वायरस है जो कि सिर्फ हेपेटाइटिस बी की प्रेजेंस में ही हो सकता है। सो हेपेटाइटिस डी उस इंसान को नहीं हो सकता जो कि हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव नहीं है। तो ये एक वायरस है जो कि हेपेटाइटिस बी का दोस्त है, ऐसे मान लो। हेपेटाइटिस बी के बिना वो जिंदा नहीं रह सकता। सो अगर कोई हेपेटाइटिस बी पेशेंट को नहीं है किसी इंसान को, तो उसको हेपेटाइटिस डी नहीं हो सकता। मतलब आप बोल रहे हो कि अगर किसी को हेपेटाइटिस बी है तभी हेपेटाइटिस डी होगा? जी, ओके। तो ये हेपेटाइटिस का वायरस, ये एक सेमी वायरस है। ये हेपेटाइटिस बी के बिना जिंदा नहीं रह सकता और आपकी बॉडी को हार्म भी नहीं कर सकता। सो ये सिर्फ उन्हीं लोगों में होता है जो हेपेटाइटिस बी ऑलरेडी पॉजिटिव है या फिर सुपर इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, या तो कोई इन्फेक्टेड है, साथ ही में हेपेटाइटिस बी भी आया और डी भी आ गया, और या फिर कोई हेपेटाइटिस बी ऑलरेडी था उसके ऊपर कहीं से डी आ गया।
तो फिर डी हो सकता है। तो प्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो प्रेजेंटेशन सेम बाकी जैसे हेपेटाइटिस प्रेजेंट करते हैं वैसे ही करते हैं, जैसे कि भूख ना लगना, जॉन्डिस होना, एसजीओटीपीटी बढ़ जाना, और ये सिरोसिस कर सकता है, क्रोनिक लिवर डिजीज और क्रोनिक हेपेटाइटिस कर सकता है। बट दिस कैन ओनली हैपन इन प्रेजेंस ऑफ हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी नहीं है तो हेपेटाइटिस डी नहीं रह सकता, ठीक है। और इसका जो ट्रांसमिशन है वो पैरेंटल रूट से होता है। वही ब्लड ट्रांसफ्यूजन आईवी ड्रग अब्यूजर्स में बहुत ज्यादा देखा जाता है, मेनली अफ्रीकन कंट्रीज में ज्यादा कॉमन है। हमारे देश में हेपेटाइटिस डी हार्डली देखने को मिलता है। और जहां तक हेपेटाइटिस, क्योंकि हमारी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में हेपेटाइटिस बी के लिए इम्यूनाइजेशन मैंडेटरी हो गया है, तो क्योंकि हम हेपेटाइटिस बी को इम्यून कर देते हैं, पेशेंट को इम्यूनाइज कर देते हैं, तो हेपेटाइटिस डी होने का रिस्क एब्सोल्यूट खत्म हो गया, बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि हेपेटाइटिस बी के बिना हेपेटाइटिस डी हो ही नहीं सकता। तो हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन इज एब्सोल्यूट प्रिवेंशन फ्रॉम हेपेटाइटिस डी एज वेल। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर अनुकल। डॉक्टर लवकेश, अब अगला सवाल मेरा आपसे है, जो बचपन में वैक्सीनेशन किया जाता है, जो वैक्सीन लगाई जाती है, क्या ये हेपेटाइटिस बी और डी के लिए भी इफेक्टिव होती है? जी बिल्कुल, जैसे अभी डॉक्टर अनुकल ने आपको बताया कि हेपेटाइटिस बी का जो वैक्सीनेशन है वो हमारे यूनिवर्सल वैक्सीनेशन प्रोग्राम में ही है। तो हर बच्चा जो अब पैदा होता है उसको हॉस्पिटल से ही स्टार्ट हो जाता है, और आगे भी लगते हैं 3 डोजेज वैक्सीन के होते हैं जो लगते हैं, जो हेपेटाइटिस बी के लिए होता है। अब क्योंकि जो हमने बात करी कि हेपेटाइटिस डी और बी दोनों दोस्त हैं, तो अगर हेपेटाइटिस बी नहीं होगा तो डी भी नहीं होगा। तो हेपेटाइटिस डी को प्रिवेंट करने के लिए हमें हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन फुल्ली इफेक्टिव। ओके, एट लास्ट कोई मैसेज आप हमारी ऑडियंस को देना चाहेंगे? एक मैसेज अगर आप दोनों देना चाहें ताकि वो अपने लीवर हेल्थ को अच्छा रख पाए। डॉक्टर अनुकल। मैं यही कहना चाहूंगा कि हेल्दी लाइफस्टाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। डाइटरी चेंजेस which includes high fiber diet and low fat and low carb diet. Alcohol intake must be reduced or absolutely eliminated to improve your liver health, so that you can have a healthy life, your liver becomes and remains normal. Thank you so much. Dr. Lavkesh? Yeah, I fully endorse that and I would say कि liver एक हमारे बॉडी में सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। प्रॉब्लम हमारे देश में है कि everybody is aware of कार्डियक हेल्थ, हार्ट के बारे में सबको पता है, ब्रेन के बारे में सबको पता है, लेकिन लिवर के बारे में लोगों को ज्यादा नहीं पता है, ना वो ज्यादा उसके बारे में चिंतित होते हैं। उल्टा आके ये बोलते हैं ये तो सब में हो जाता है, फैटी लिवर तो सब में होता है। तो दे शुड नॉट टेक इट सीरियसली, बिकॉज एज वी डिस्कस्ड यही आगे चल के बड़ी बीमारियों का भी इंडिकेटर है। सो अगर हम शुरुआत में फैटी लिवर स्टेज में अपने आप को संभाल लें विथ ऑल द इजीली मॉडिफाइबल मेथड्स, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पर्टिकुलरली, उससे हम आगे आने वाली बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर लवकेश एंड डॉक्टर अनुकल। आज आपने हमें और हमारी ऑडियंस को लीवर से जुड़े हुए जो भी पोस्ट थे उनके पीछे की सच्चाई उन तक पहुंचाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच वर्षा। आई होप आज का फैक्ट चेक आपको पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।